नमस्कार। देवियों सज्जनों, आज मैंने आप सबसे निवेदन किया था कि मैं आप सबसे कुछ चीज़ों का तकनीकी और विज्ञान के संबंध में बात करूंगा, कुछ विषयों पर। कई सारे लोगों ने मुझे, कल चूँकि प्रौद्योगिकी दिवस भी था, कई लोगों ने एपीजे अब्दुल कलाम और अटल बिहारी वाजपेयी जी को स्मरण भी किया। और इसी क्रम में कुछ लोगों ने कहा कि आप अपनी बात इस परिप्रेक्ष्य में भी कहिए, विज्ञान और तकनीकी को लेकर। सबसे पहले तो मुख्य विषय यह है कि तकनीकी या विज्ञान कोई अजूबा या हौवा विषय है, ऐसा नहीं समझना और जानना चाहिए। दूसरा विषय यह है कि तकनीकी और विज्ञान दोनों एक चीज नहीं है। एक तीसरा विषय है कि तकनीकी विज्ञान का उत्पाद है। एक चौथी बात यह है कि विज्ञान कोई प्रायोजित कार्यक्रम नहीं होता। विज्ञान हमेशा स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ द क्रिटिकल एंड सिस्टमेटिक माइंड होता है। जैसे साहित्य में कहा जाता है कि कविता जो है, इस पोएट्री इज स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। उसी तरह से साइंस के विषय में, विज्ञान के विषय में यह समझना चाहिए कि साइंस इज द spontaneous overflow of critical and systematic mind। जो spontaneous overflow होता है, चाहे वो पावरफुल फीलिंग का हो, चाहे क्रिटिकल एंड सिस्टमेटिक माइंड का हो, यह कभी भी प्रायोजित नहीं होता। यह जानबूझकर किया जाने वाला उपक्रम नहीं होता। अनेक बार इसको जानबूझकर किया गया कार्यक्रम और उपक्रम हम समझ लेते हैं, लेकिन वह वास्तव में ऐसा होता नहीं। वो तब हम समझ लेते हैं जब हम कोई परीक्षण कर रहे होते हैं, किसी खास उद्देश्य से परीक्षण कर रहे होते हैं और परिणाम कोई और दूसरा निकल जाता है, दूसरी समस्या के समाधान हेतु। विज्ञान व्यक्ति के मस्तिष्क में जो संरचना विद्यमान है, नियम प्रतिपादित करने का जो उसका प्रज्ञा बिंदु है, उस प्रज्ञा बिंदु से अपने आप कोई चीज निकलती है और निकलकर वह फिर परीक्षण के स्तर पर जब पहुंचती है, तब उससे जो उत्पाद निकलता है वह कोई तकनीकी का सृजन करता है, तकनीक या तकनीकों का सृजन करता है। तकनीकी जो भी सृजित होती है, निकलती है, वो एक अनवरत प्रक्रिया है। तकनीक, एक तो नई तकनीक का सृजन और दूसरा तकनीक के इम्प्रूवमेंट का, तकनीक के पदोन्नति का भी एक सिस्टम है, वह भी उसी प्रक्रिया का परिणाम होता है। और इस नाते जो भी तकनीक हम ले आते हैं या प्रयोग करते हैं, वह तकनीक वास्तव में सृष्टि या प्रकृति में विद्यमान तत्वों और पदार्थों अर्थात संसाधनों, अर्थात ऊर्जा, जल, पृथ्वी यानी मिट्टी, वन, खनिज आदि 6 प्रकार के, अंत में मानव भी जुड़ता है, 6 प्रकार के संसाधनों का वह तकनीक उपयोग, सदुपयोग या दुरुपयोग करती है। उपयोग करेगी वह तकनीक या सदुपयोग करेगी या दुरुपयोग करेगी, यह इस बात पर निर्भर करता है कि उस तकनीकी का प्रयोग हम कैसे कर रहे हैं, उस तकनीकी का प्रयोग कौन कर रहा है, उस तकनीक का प्रयोग कब कर रहा है, उस तकनीक का प्रयोग कहाँ कर रहा है। तकनीकी होने में बुराई नहीं है,
तकनीकी का सुव्यवस्थित प्रयोग करने में अच्छाई या बुराई होती है। इसलिए जो भी तकनीक पृथ्वी पर विद्यमान है या जो भी तकनीक कहीं से प्राप्त की जाएगी या विज्ञान उसको उत्पन्न करेगा, पैदा करेगा, वो सभी प्रकार की तकनीकों का केवल 4 कारण है, 4 तरीके हैं जिससे आप उसका उपयोग करते हैं। एक तो हम कोई संसाधन प्राप्त करने के लिए तकनीकी प्रयोग में ले आते हैं। संसाधन प्राप्त करने की तकनीकी, यानी कोई संसाधन हमको प्राप्त कैसे हो, कैसे हम उसको प्राप्त करें। जैसे जल प्राप्त करने के लिए हम जो तकनीक का उपयोग करते हैं, वह संसाधन प्राप्त करने की तकनीक के अंतर्गत उसकी चर्चा करते हैं। हम वन संसाधन प्राप्त करने के लिए जो तकनीक का उपयोग करते हैं, खनिज संसाधन प्राप्त करने के लिए जिसका उपयोग करते हैं, मृदा संसाधन प्राप्त करने के लिए जो उपयोग करते हैं, ऊर्जा संसाधन प्राप्त करने के लिए जिन चीज़ों का उपयोग करते हैं, यह सब जो तकनीक इसके लिए हम प्रयोग में ले आते हैं, वह उस संसाधन का समुचित उपयोग करेगी, समुचित निष्कर्षण करेगी, उसके प्राप्ति की आवश्यकतानुसार ही उपयोग करेगी, उसका दुरुपयोग नहीं होगा। उसका बेहतर निष्कर्षण का बेहतर उपाय क्या हो सकता है, इसके लिए काम करती है जो तकनीक। दूसरी तकनीक है संसाधन रूपांतरण, यानी जो संसाधन, जो तत्व पदार्थ हमने प्रकृति से प्राप्त किया है, जैसे गेहूं प्राप्त किया, वो एक संसाधन है। किस चीज के लिए? मनुष्य के जीवन को चलाने के लिए। गेहूं को प्राप्त करने के लिए जो हमने उपक्रम, जो तकनीक लगाया, वह सब संसाधन निष्कर्षण, संसाधन प्राप्त करने की तकनीकी है। एक दूसरी तकनीक है संसाधन रूपांतरण, यानी उस तत्व पदार्थ को जिसको मैंने प्राप्त किया है, उसको उपयोग में कैसे ले आएं, इसके लिए हम तकनीक का प्रयोग करते हैं। आटा बनाने से लेकर रोटी बनाने से लेकर जो भी क्रिया हम करते हैं, उसके के लिए जो भी तकनीक प्रयोग में ले आते हैं, वह तकनीक दूसरे किस्म की। सभी प्रकार के तकनीकों को केवल 4 चरणों में आप बांट सकते हैं। एक तीसरी तकनीक है जिससे किसी चीज की दूरी और समय घट जाती है, यानी जो भी हम परिवहन के साधन का उपयोग करते हैं, उससे वस्तुओं और सेवाओं को प्राप्त करने और उपयोग करने में हमको दूरी या समय, इन दोनों पर हम अपना नियंत्रण कर लेते हैं। और तीसरी चीज है कि दूरी पर नियंत्रण करने की आवश्यकता ही नहीं है, हम ऐसे संचार माध्यमों का उपयोग करने लगते हैं कि उन संचार माध्यमों से हमारे लिए दूरी का कोई मूल्य ही नहीं रह जाता। वस्तुओं और सेवाओं के प्रेषण का, संप्रेषण का और प्राप्ति का कोई ऐसी आवश्यकता, ऐसी जरूरत ही नहीं पड़ती। अर्थात संसाधन प्राप्त करना, संसाधन को उपयोग के लायक बनाना, संसाधन के लिए संसाधन के गमनागमन की व्यवस्था पर अपना नियंत्रण, और चौथा है कि संसाधन के उपयोग के लिए हम जो संचार माध्यमों का उपयोग करते हैं, उसके लिए हम एक बड़ी बात समझते हैं। अब इन चारों चीजों पर हमारा, यानी व्यक्ति के नाते जो छठे प्रकार का संसाधन है, मनुष्य, मानव, उसको इन चारों चीजों पर नियंत्रण रखना पड़ता है, संयम रखना पड़ता है, संयमित जीवन उपयोग में ले। हम उतना ही संसाधन प्राप्त करें जितना हमारे लिए अपरिहार्य, आवश्यक, अनिवार्य हो। हम उतने ही संसाधन का उपयोग करें, पर रूपांतरण करें अपने उपयोग के लिए, जितना हमारे लिए आवश्यक और अपरिहार्य हो, जरूरी हो।
दूरी निवारण में हम उसका बेहतर से बेहतर उपयोग, जैसे अगर कोई ट्रेन मान लीजिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर 1000 किलोमीटर दूर जाती है, उसमें कुल 1000 पैसेंजर बैठने की जगह है, लेकिन अगर 200 पैसेंजर जा रहे हैं तो हमने वो दूरी का जो निवारण का उपाय किया वो उचित उपाय नहीं किया। एक कार में अगर 8 लोग बैठ के जा सकते हैं एक स्थान से, एक अकेला आदमी चला जा रहा है तो हमने उचित उपाय नहीं किया। हमने नाहक अनावश्यक केवल इंद्रियों के सुख के लिए इन तकनीकों का हमको उपयोग नहीं करना है। हमको अपनी दिक्कतों, परेशानियों और सुविधाओं को आवश्यक थ्रेशोल्ड लेवल तक पूरक स्तर पर प्राप्त करने के लिए इन तकनीकों का उपयोग करना है। हमारे पास मोबाइल है, मोबाइल का उपयोग हमको उतना ही कोई सूचना देनी है, सूचना प्राप्त करनी है। हम एक दूसरे की निंदा प्रशंसा करने के लिए मोबाइल नहीं अपने पास रखते हैं, या रखना चाहिए। समय का अपव्यय नहीं करना चाहिए। अब एक ऐसी बात मैं इन तकनीकों के संबंध में आपसे करना चाहता हूं, जिस पर अभी दुनिया और लोगों का जो बहुत प्रबुद्ध वर्ग है उसका उस पर ध्यान नहीं जा रहा है। और अनेक बार संकल्पनात्मक स्तर पर अगर हमारा बुद्धि विवेक स्पष्ट नहीं है तो हम किसी भी चीज का व्यावहारिक सुंदर उपयोग, सदुपयोग नहीं कर पाते। हमारे कंसेप्ट हमेशा क्लियर होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। वह क्या है तकनीक के संबंध में? एक, जो प्रदूषण की चर्चा हम पृथ्वी पर कर रहे हैं, धरातल पर कर रहे हैं, वह उस प्रदूषण से अधिक प्रदूषण एक विकट समस्या आने वाले 20-25 वर्षों में होने वाली है, और वह है वायुमंडलीय प्रदूषण का। वायुमंडलीय प्रदूषण का मतलब हम जो उस प्रदूषण की बात नहीं कर रहे हैं जो 5-6 किलोमीटर के ऊपर का हमारा एटमॉस्फेयर है, जिसको हम बायोस्फीयर भी कहते हैं, जैवमंडल भी कहते हैं। हम केवल उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम उस समूचे क्लाउड की चर्चा कर रहे हैं जिस क्लाउड को हम प्रदूषित कर रहे हैं। हम जब टेलीफोन का, मोबाइल फोन का उपयोग करते हैं तो वह मोबाइल फोन का रेज लाखों किलोमीटर ऊपर जाता है, सैटेलाइट उसको रिसीव करता है और रिसीव करके फिर ट्रांसमिट करता है तो कोई दूसरा उसका उपयोग करता है। इन सारी गतिविधियों और कार्यों के लिए हमको इंटरनेट सेवाओं की आवश्यकता पड़ती है। इंटरनेट सेवाओं में जितने भी हमारे एस्पेक्ट हैं, उन सभी एस्पेक्ट्स में हम चाहे व्हाट्सएप यूज करते हैं, इंटरनेट यूज करते हैं, अन्य सोशल मीडिया, स्टैटिक सोशल मीडिया, डायनेमिक सोशल मीडिया का जो उपयोग करते हैं, इन सभी माध्यमों में हम अनावश्यक कचरा भरते जा रहे हैं। हम मैसेज फॉरवर्ड करने से लेकर गंदी और गैर जरूरी चीजों का हम ऐसा उपयोग करते हैं इस स्तर पर, सोशल मीडिया के स्तर पर, समाज माध्यम के स्तर पर, इंटरनेट के स्तर पर, उससे हमारा समूचा वायुमंडल प्रदूषित होता है, दूषित होता है। अनावश्यक हमारे फोन में क्या भरा हुआ है? हमारे फोन में फोटो भरे हुए हैं। अनावश्यक हम कार्यक्रमों के, अन्य माध्यमों के एक एक जगह के, एक एक ओकेजन के, एक एक पॉइंट के, एक एक मूवमेंट के, हमारे पास 10-10, 20-20, 50 फटाफट हम फोटो खींचते जाते हैं। उसकी कोई वो आवश्यकता नहीं है। अनेक बार फोटो के स्तर पर लोग सोशल मीडिया पर, फोन के ग्रुप में लोग 50-50, 100-100 फोटो एक एक कार्यक्रम के डालते हैं। उनको लगता है कि इससे कोई हानि नहीं होनी, इससे जाता क्या है? लोग इंटरनेट खपाते हैं। जियो ने जो इंटरनेट सुविधा प्रदान किया, इसलिए इंटरनेट की कीमत बहुत घट गई। उसके नाते लोग कहते हैं कि हम इंटरनेट का अपना उपयोग कर लेना चाहते हैं, क्योंकि हमको इंटरनेट 1 GB, 1.5 GB, 2 GB मिला हुआ है। इस इंटरनेट का हम उपयोग कर लेना चाहते हैं। और उपयोग करने के चक्कर में 1 GB इंटरनेट का उपयोग करने के लिए वो अपना घंटे 2 घंटे का समय बर्बाद करते हैं और क्लाउड में कचरा फेंकते हैं और कहते हैं कि चाहे माइक्रोसॉफ्ट हो, चाहे एप्पल हो, चाहे गूगल हो,
चाहे जिसका भी क्लाउड हो, जो क्लाउड आपको प्रोवाइड करते हैं इंटरनेट में अपने मेल में, और आप उसके बॉक्स में जो सूचनाएं संग्रहित करते हैं फोटो के रूप में, वीडियो के रूप में या अन्य चीजों के रूप में जो ज्यादा स्पेस लेती हैं, जगह लेती हैं, उनके विषय में आप चीजों को समझने और जानने की कोशिश करिए। नहीं, आने वाला समय आपके लिए बहुत संकटपूर्ण होगा। ओजोन परत के क्षरण की बात हो रही है। ऑक्सीजन में 2 मॉलिक्यूल होते हैं, और ऑक्सीजन जब विखंडित होता है उसका एक मॉलिक्यूल अलग होता है, तो ओजोन 3 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के 3 एटम जब मिलते हैं तो ओजोन लेयर का निर्माण होता है। अर्थात ऑक्सीजन O+O+O जब होता है तो ऑक्सीजन होता है, O+O होता है तो ऑक्सीजन होता है, O+O+O होता है तो ओजोन होता है। वह ओजोन जो अल्ट्रावायलेट रेज को रोकता है सूर्य से आने पर। सूर्य के फोटोस्फीयर से जो फोटॉन निकलते हैं, वो फोटॉन निकलकर जो पृथ्वी पर आते हैं, उसमें से जो जरूरी किरणें होती हैं उन्हीं किरणों को पृथ्वी पर आने देता है। वो जो सोलर रेडिएशन है उसको फिल्टर करके ले आता है, जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है उसको भी अनावश्यक, जो टेरेस्ट्रियल पार्थिव विकिरण है, सौर्य विकिरण और पार्थिव विकिरण, इन दोनों को आने जाने का जो सुगम और व्यवस्थित स्वरूप तय करता है वो ओजोन लेयर। हम क्लाउड में जो कचरा भर रहे हैं, क्लाउड में जो कुछ कचरा डाल रहे हैं, अनावश्यक कचरे का सृजन कर रहे हैं और अनावश्यक कचरा डाल रहे हैं। तो जो पृथ्वी का, स्थल मंडल का, जलमंडल का, वायुमंडल का, जैवमंडल का प्रदूषण है, वहीं तक वो प्रदूषण सीमित नहीं है। हम उस प्रदूषण की बात कर रहे हैं जो क्लाउड में है। उस क्लाउड के प्रदूषण को हमारा इंटरनेट, अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक मेल है, मान लीजिए हम जीमेल यूज करते हैं, उसमें 15 GB का फ्री स्पेस मिलता है। अब हमको 15 GB में हमारी जगह भर गई। उसके जो गूगल के प्रोडक्ट हैं, चाहे फोटो है, चाहे आपके डॉक्यूमेंट है, चाहे गूगल ड्राइव है, चाहे जो भी उसके एस्पेक्ट हैं, गूगल डॉक है, उसके ब्लॉग हैं, अन्य बहुत सारे उसके प्रोडक्ट हैं, उस पे जो सामग्री आप डाल दिए 15 GB भर गया। आपको और जगह चाहिए तो आप 100 GB खरीद लिए, और जगह चाहिए 500 GB खरीद लिए, 1000 GB खरीद। ये जगह जो हम खरीद लेते हैं और उसमें मटेरियल हम भरते हैं, वो क्लाउड में रहता है, वो किसी बॉक्स में आपके घर में या अलमारी में नहीं होता। वह जो क्लाउड स्पेस हम कंज्यूम करते हैं, उस क्लाउड स्पेस में जो हम प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, वह कचरा, इस कचरे से आपको आने वाले दिनों में, आपके आने वाले संतति के लिए बहुत महंगा पड़ेगा। विज्ञान ने जो हमको तकनीक उपलब्ध कराया, विज्ञान अपने उत्पाद के रूप में जो हमको तकनीक उपलब्ध कराता है, विज्ञान एक सहज प्रक्रिया है जो व्यक्ति के मस्तिष्क के माध्यम से जमीन पर उतरता है। वह विज्ञान कोई हवा नहीं है, वह विज्ञान अर्थात प्रकृति का एक नियम, एक नए नियम को प्रकृति आपकी जानकारी में दे देती है कि आप इसका उपयोग करिए, और इसका उपयोग इसलिए करिए कि हमारे संसाधनों का, यानी प्रकृति के संसाधनों का आप उपयोग कर सकें। किसके लिए? अपने सुख के लिए। किसके लिए? अपने जीवन को चलाने के लिए। किसके लिए? अपने समाज को चलाने। किसके लिए? अपने राष्ट्र और अपने राज्य को संचालित करने, पृथ्वी को संचालित करने, पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवों को संचालित करने के लिए, जैविक अजैविक तत्वों को संचालित करने के लिए। प्रकृति वह विवेक व्यक्ति के माध्यम से विज्ञान के रूप में आपको अपने एक नियम की एक जानकारी दे देती है। उस जानकारी के सहारे एक तकनीक आप विकसित कर लेते हैं, और वो जो तकनीक आप विकसित करते हैं उसके उपयोग और सदुपयोग की जिम्मेदारी आपकी बनती है। हम क्लाउड में जो कचरा भर रहे हैं, क्लाउड में जो कुछ कचरा डाल रहे हैं, वो एक बहुत विकट समस्या है। इस चीज को हमको समझना चाहिए और इसकी तह में और गहराई में हमको जाना चाहिए। ये जो स्पेस है, जो जगह है, उस जगह का बेहतर उपयोग क्या है, इसको हमको जानना चाहिए। हमारी जो दिल की धड़कन है,
इसके बहुत गहराई में आप जाने की कोशिश करिए। मैं जो बात कहना चाहता हूं उसको जानने की कोशिश। हमारे दिल की जो धड़कन है, दिल को धड़कने के लिए जो ब्लिंकिंग होती है, ब्लिंक करने के लिए जो स्पेस लगता है, जो जगह लगती है, दिल जो धड़कता है, ब्लिंक करता है, वो एक स्पेस जो होती है वो एक बिट कहलाती है। बिट मैंने धड़क BIT। जब वो स्पेस 1024 गुना बनती है तो वो एक बाइट कहलाती है। यानी वो स्पेस 1024 बार अगर जुट जाए आपस में वह जगह, तो वो एक बाइट BYTE हो जाता है। 1024 बाइट जब 1024 बार जुट जाता है तो वो 1 किलो बाइट हो जाता है। 1024 किलो बाइट जब 1024 बार जुट जाता है तो वह 1 मेगाबाइट होता है। 1024 मेगाबाइट जब 1024 बार जुड़ जाता है तो वह 1 गीगाबाइट यानी जीबी होता है। 1024 जीबी जब एक साथ जुड़ता है तो वह 1 TB 1 टेराबाइट होता है। यानी 1024 बिट बराबर 1 बाइट, 1024 बाइट बराबर 1 किलोबाइट, 1024 किलोबाइट बराबर 1 मेगाबाइट यानी MB, 1024 मेगाबाइट अर्थात 1 गीगाबाइट यानी GB, 1024 GB यानी 1 टेराबाइट TB। आज आपके पास मोबाइल फोन या लैपटॉप या टैबलेट टेराबाइट में, GB में उपलब्ध है। अब उस स्पेस का, उस क्लाउड का, जो उसमें भी डायनेमिक स्पेस है और स्टैटिक स्पेस है। स्टैटिक स्पेस क्या है? आपके मोबाइल में जो आपके मोबाइल में या कंप्यूटर में जो स्पेस दिया हुआ है, 8 GB, 4 GB, 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1024 GB, वह स्पेस आपका स्टैटिक स्पेस होता है क्लाउड का। और जो स्पेस हम अपने ईमेल पर कॉन्फ़िगर करते हैं, यूज करते हैं, वह उसका स्पेस होता है डायनेमिक स्पेस। यानी हमारे कंप्यूटर में 500 GB, 512 GB की हार्ड डिस्क है ऑलरेडी। उसके अलावा भी हमको स्पेस की जो ईमेल पर मुझे डालना है मटेरियल, उसके लिए मैंने 100 GB और लिया, 500 GB और लिया, 1000 GB और लिया। वो हमारा डायनेमिक स्पेस होता है। यह कचरा हम कहां रख रहे हैं, कहां भर रहे हैं, आपको दिखाई पड़ रहा है? हम पूरे अपने एटमॉस्फेयर को, केवल बायोस्फीयर को ही नहीं, हम पूरे एटमॉस्फेयर को, केवल जयमंडल को ही नहीं, संपूर्ण वायुमंडल को हम प्रदूषित कर रहे हैं। वह प्रदूषण जो जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और स्थल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण से बड़ा भयावह होने वाला है आने वाले 20-25 वर्षों में। और यह केवल तकनीकी का दुरुपयोग करने के कारण ऐसी समस्या आने वाली है। आज हम उस पर सचेत नहीं हो रहे हैं, हमको उस बात की चिंता नहीं है। हम जीबी खपत करने में, खर्च करने में, जो जीबी हम यूज करते हैं, जो डेटा हम यूज करते हैं, वो डेटा बचा रहेगा, चाहे कंपनी का बचा रहे, चाहे किसी, वो कहीं ना कहीं किसी के बेहतर यूज में आएगा। हम उसका दुरुपयोग करें, किस लिए? अनावश्यक वीडियो देखकर दुरुपयोग कर रहे हैं उसका, हम अनावश्यक इंटरनेट ऑन करके दुरुपयोग कर रहे हैं, अनावश्यक मैसेज फॉरवर्ड करके हम यूज कर रहे हैं। ऐसा हमको नहीं करना चाहिए। हम मोबाइल फोन पर, व्हाट्सएप पर, अन्य सारे जो डायनेमिक सोशल मीडिया के मोड हैं, उस पर अनावश्यक फोटो डालते जाते हैं। जो स्टैटिक सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो ट्विटर हो, इस पर जब आप डालते हैं, कोई एक कार्यक्रम के 20 फोटो एक आईडी पर एक पोस्ट में लोग डालते हैं, उसका क्या औचित्य है? आप व्हाट्सएप यूज करते हैं, जो डायनेमिक मीडिया, सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, या अन्य बहुत सारे प्लेटफॉर्म है। किसका व्हाट्सएप चूंकि बहुत नोन है, इसलिए मैं उसकी चर्चा कर रहा हूं। फेसबुक बहुत नोन है,
क्योंकि फेसबुक की जो वेबसाइट है वो सबसे ज़्यादा हिट होती है पूरे दुनिया में। गूगल नंबर 2 है। अभी कुछ दिन पहले तक लोग बता रहे थे गूगल नंबर 1 है, फेसबुक नंबर 2 है, लेकिन अब फेसबुक नंबर 1 है, गूगल नंबर 2 है। उसकी वेबसाइट सबसे ज़्यादा हिट होती है, यानी उस पर क्लिक करते हैं लोग। अब आप यह जो मिसयूज उसका कर रहे हैं, फॉरवर्ड करते फटाफट हम फॉरवर्ड करते जाते हैं। एक एक ग्रुप में एक ही सूचना 20 बार आती है। इसलिए जिस कोविड-19 ने व्यक्ति के लिए नियम संयम पालन को अनिवार्य बनाने के लिए व्यक्ति को विवश किया है, दुनिया के लोगों को विवश किया है, पढ़े लिखे गैर पढ़े लिखे अनपढ़ सबको विवश किया है। जिसके पास संसाधन है उसको भी विवश किया है, जिसके पास संसाधन नहीं है उसको विवश किया है, जिसके पास तकनीकी है उसको भी विवश किया है, जिसके पास तकनीकी नहीं है उसको भी विवश किया है। इसलिए हम जो तकनीकी है उसका उपयोग करें, तकनीक का बेहतर उपयोग करें, लेकिन आवश्यक और अनिवार्य उपयोग ही करें उसका। जो संसाधन है उस संसाधन को भी तकनीक के सहारे जब हम उपयोग करते हैं तो हम उसका बेहतर उपयोग करें। कितने न्यूनतम में हमारा कार्य चल सकता है उसका हम उपयोग करें। विज्ञान ने जो हमको तकनीकी उपलब्ध कराया है, व्यक्ति की प्रज्ञा ने जो विज्ञान दिया, प्रकृति ने व्यक्ति के प्रज्ञा के माध्यम से जो विज्ञान दिया, यानी अपने एक नियम की जानकारी हमारे तक पहुंचाई, हमने उस जानकारी के माध्यम से तकनीक का विकास किया। उस तकनीक का हम उचित समुचित व्यवस्थित प्रयोग करें, जरूरी प्रयोग करें, आवश्यक प्रयोग करें, अनिवार्य प्रयोग, संयमित प्रयोग करें, संतुलित प्रयोग करें। अपने हित में, समाज के हित में, आने वाली पीढ़ी के हित में उपयोग करें। विज्ञान और तकनीक को लेकर यह एक नवीन फलक है, एक नवीन चिंतन फलक है। और इस चीज को हम यदि नहीं समझते हैं, नहीं जानते हैं, इसको जानने और समझने की चेष्टा नहीं करते, तो आने वाला 20, 25, 30 वर्ष बाद हमारी स्थिति बहुत विकट होगी। हमारी यानी पूरी दुनिया की स्थिति बहुत विकट होगी। और इस तरह के जो संक्रमण, क्योंकि वायुमंडलीय संक्रमण जब बढ़ता है तो व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत बढ़ती है, व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता पर बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और व्यक्ति का विवेक और बुद्धि भी नकारात्मक दिशा में चलनी शुरू होती है। इसलिए हम अपने वायुमंडल, संपूर्ण वायुमंडल को 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर दूर स्थित सूर्य का फोटोस्फीयर से निकलने वाले फोटान को संचालित नियंत्रित करने वाला ओजोन लेयर, ओजोन आने वाला सौर्य विकिरण यानी सोलर रेडिएशन, लौटने वाला पार्थिव विकिरण या टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, और इन सब का जो सिस्टमेटिक नेटवर्क है, उस नेटवर्क में हमको ये समझना पड़ेगा कि हम अपने क्लाउड को गंदा न करें, हम अपने वायुमंडल को गंदा न करें, हम अपने वायुमंडल को प्रदूषित न करें। जब मैं वायुमंडल कह रहा हूँ तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, मैं एटमॉस्फेयर कह रहा हूँ। जब मैं वायुमंडल की चर्चा कर रहा हूँ तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम पृथ्वी की सतह से लेकर और संपूर्ण वायुमंडल की चर्चा कर रहे हैं 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर दूर। क्योंकि जब हम सैटेलाइट छोड़ते हैं तो सैटेलाइट में हम तय करते हैं कि हम इसको 5 लाख किलोमीटर ऊपर स्थापित करेंगे, 12 लाख किलोमीटर ऊपर स्थापित करेंगे, कितना ऊपर स्थापित करेंगे वो उसकी क्षमता, उसकी आवश्यकता के अनुसार हम तय करते हैं। वो विभिन्न सारी वायुमंडलीय गतिविधियों से वो प्रभावित होता है और वो सैटेलाइट उसको प्रभावित करता है। इसलिए हम इस पूरी संरचना को, विज्ञान की इस व्यावहारिक और आधारभूत बात को हमको समझने और जानने की आवश्यकता है। अगर इसको हम समझने की और जानने की आवश्यकता हम उससे नज़रअंदाज करेंगे, उससे दूरी बनाएंगे, तो हम व्यापक संकट में फंसेंगे। आने वाले समय में वर्तमान संकट कम भयावह है, वह संकट बहुत कोलैप्स कर जाएगा पूरा सिस्टम एक बार। इस बात को आप ध्यान में रखिए।
वो पूरा सिस्टम, पूरा तंत्र, सूर्य से लेके बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, मंगल, पृथ्वी और पूरा जो सिस्टम है सौरमंडल का, उस सबको हम डिस्टर्ब करेंगे। क्योंकि वायुमंडल में जब हम कोई पत्थर उछाल कर फेंकते हैं तो वो नीचे कहां, कब, किसके ऊपर गिरेगा, हमारा नियंत्रण नहीं रहता। इस चीज को हमेशा हमको ध्यान में रखना चाहिए। हमारा नियंत्रण जमीन पर गतिविधियों पर हम नियंत्रण कर पाते हैं, अनेक बार उस पर भी हम नियंत्रण नहीं कर पाते हैं, लेकिन हमको नियंत्रण उस पर भी करना पड़ेगा। वायुमंडल पर नियंत्रण, वायुमंडल के अनुसार हमको अपना जीवन और व्यवहार संचालित करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। अगर हम उसको नहीं करते हैं तो आने वाला समय, हम चाहे लाख तकनीकी दिवस मना लें, तकनीक को लेके इतराते भले, चाहे जितना इतरा लें, जितना विज्ञान ने प्रगत कर लिया, इस अहंकार में फूल कर कुप्पा ही क्यों न हो जाएं, लेकिन यह विज्ञान व्यक्ति के लिए वरदान साबित नहीं होगा। क्योंकि ध्यान रखिए, प्रकृति सृष्टि अपने नियम की जानकारी व्यक्ति के प्रज्ञा और विद्या के माध्यम से देती है कि हमारा एक नियम जानो, इस नियम को विज्ञान के धरातल पर परीक्षण करो, परीक्षण करके अपने आवश्यकता के लिए तकनीक का सृजन करके उपयोग करो, उसका सदुपयोग करो, बेहतर उपयोग करो, संतुलित उपयोग करो, संयमित उपयोग करो, दुरुपयोग ना करो। यह प्रकृति हमको बताती है। नहीं हम मानेंगे तो प्रकृति अपने अनुसार हमको डंडा मारेगी, हमको ठीक करेगी, और वैसे ही ठीक करेगी जैसे गांव का मुर्गी पालन करने वाला व्यक्ति कहता है कि अगर हमारी मुर्गी अंडा नहीं देगी तो हम उसको चोंच पर डंडा मार के अंडा दिलाएंगे। यह उसी तरह की मूर्खता की तरफ व्यक्ति को ले जाता है। विज्ञान और तकनीक पर हम आपसे और बहुत सारी बातें कर सकते हैं, लेकिन वर्तमान परिस्थिति जो है, वर्तमान जो दुनिया के सामने संकट है, अनेक बार संकट से हम असहाय हो जाते हैं। हमारे पास सभी प्रकार के संकटों का समाधान नहीं होता, अंततः प्रकृति ही समाधान करती है। जो कोरोना या कोविड है, इसकी प्रकृति ही समाधान करेगी, जो भी समाधान करेगी। लेकिन एक ड्यूटी और रिस्पांसिबिलिटी, निर्देश, डायरेक्शन, ऑर्डर प्रकृति हमको दे रही है कि संयमित रहो, नियमित रहो, संतुलित रहो, अनावश्यक हमको डिस्टर्ब न करो, चाहे इसका जो भी दोषी हो इस कोरोना का। लेकिन चाहे ये प्राकृतिक रूप से उपजा हुआ हो, चाहे कृत्रिम रूप से उपजा हो, चीन ने पैदा किया, वुहान में पैदा हुआ या नहीं हुआ, यह अलग डिबेट का विषय है। लेकिन इतनी बात तो तय है कि यह संकट आया है, और यह संकट केवल और केवल इस बात का निर्देश देता है, ऑर्डर देता है कि व्यक्ति को नियमित रहना चाहिए, संतुलित रहना चाहिए, व्यवस्थित रहना चाहिए, तकनीक का बेहतर और सुंदर सदुपयोग करना चाहिए। यह लेसन, यह पाठ, यह अध्याय अगर कोरोना या कोविड-19 से, चाइनीज कोरोना से यदि हम नहीं ग्रहण करते हैं तो आने वाले समय में जो हम संपूर्ण वायुमंडल को प्रदूषित कर रहे हैं, वह वायुमंडल हमको और संकट में ले जाएगा, और दिक्कत परेशानी में ले जाएगा। आप सबसे इस बात का इतना निवेदन करते हुए आज की बात हम अपनी पूरी करते हैं। कल हम 5 से 5:30 बजे इसी फेसबुक पेज पर आपसे एक अन्य विषय की चर्चा करेंगे, और यह मेरा वीडियो जो लाइव है, यह हमारे YouTube चैनल पर, इसी नाम से उपलब्ध YouTube चैनल पर भी जब चाहेंगे आप देख सकेंगे, आप देख सकते हैं। कल मैं चर्चा करूंगा जो पुलित्जर सम्मान मिला है फोटोग्राफरों को, 2 कश्मीर घाटी के और एक और महोदय को मिला है, इन तीनों के विषय की पृष्ठभूमि क्या है, उसकी वास्तविकता क्या है, उसके कारण क्या हैं, इस विषय पर कल शाम को 5 से 5:30 हम आपसे चर्चा करते हैं।
आज तकनीकी और विज्ञान के विषय में ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत कुछ कहा है, लेकिन जितना संक्षेप में कहा है वह मेरा अनुरोध, निवेदन, चाहे जो भी मानकर स्वीकार करेंगे तो आपके समाज के, आपके परिवार के, आपकी आने वाली पीढ़ी के, आपके राष्ट्र के और आपके राज्य के भी, मानव जाति के लिए, संपूर्ण जीव जगत के लिए, संपूर्ण अजैविक जगत के लिए हितकारी होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।